हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो चलिए हम लोग दृष्टि आय का करंट अफेयर्स घटना चक्र का अगला सेक्शन देखते हैं, आर्थिक परिदृश्य। और इससे संबंधित जितने भी करंट नोट्स है उसको हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहला इसका हेडलाइन है, टॉपिक है राजकोषीय घटनाक्रम। इसके पहले हम लोग का दृष्टि आय का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जितने भी था वो सारे खत्म हो चुके हैं। अब आर्थिक देख लेते हैं। इसका इस पीडीएफ का आर्थिक करंट देखते हैं, उसके बाद साइंस बचेगा और खेल जगत बचेगा। तो राजकोषीय घटनाक्रम में है पहला जो टॉपिक है, हेडलाइन है सुभद्रा योजना। तो सुभद्रा योजना के बारे में जानते हैं कि क्या है। सुभद्रा योजना 17 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उड़ीसा सरकार की प्रमुख योजना सुभद्रा का शुभारंभ उड़ीसा के भुवनेश्वर से किया गया। तो नरेंद्र मोदी ने सुभद्रा योजना का शुभारंभ कहाँ से किए? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर से किए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, सुभद्रा योजना, सुभद्रा स्कीम महिला केंद्रित सबसे बड़ी योजना है। जो सुभद्रा योजना है, सुभद्रा स्कीम है, वो महिलाओं से संबंधित सबसे बड़ी योजना है, जिसके अंतर्गत 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को के शामिल होने की उम्मीद है। तो सुभद्रा योजना के तहत 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को शामिल होने की उम्मीद जताई गई है। इस योजना के तहत जो भी महिला 21 से 60 वर्ष की आयु की होंगी वो सभी इसका लाभ ले सकेंगे और 5 वर्षों की अवधि में 50,000 रुपया इनको मिलेगा। सुभद्रा योजना के तहत अगले 5 साल के लिए इनको 50,000 रुपया दिया जाएगा 28-29 तक के बीच में। 2 समान किस्तों में प्रति वर्ष 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी और लाभार्थी के आधार सक्षम और डीबीटी सक्षम बैंक खाते में डायरेक्ट जमा किया जाएगा और 5 साल में 50,000। धनराशि का स्थानांतरण प्रत्येक वर्ष राखी पूर्णिमा, रक्षाबंधन जो आमतौर पर अगस्त माह में पड़ता है, उस अवसर पर दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च पे 5,000 रुपये की 2 किस्तों में किया जाएगा और राखी पूर्णिमा, रक्षाबंधन पे 5,000 दिया जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को 5,000 दिया जाएगा और 1 वर्ष में 10,000। इस प्रकार से अगले 5 सालों तक 50,000 रुपया महिला को दिया जाएगा सुभद्रा योजना के तहत। और इसके लिए पात्र महिलाओं को 21 से 60 वर्ष आयु की सभी पात्र लाभार्थी को ये मिलेगा। लाभार्थियों को सुभद्रा डेबिट कार्ड जारी किया जाएगा और इस दौरान पीएम द्वारा 10 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में धनराशि का अंतरण भी किया जाएगा। इस योजना का नाम देवी सुभद्रा, गॉडेस सुभद्रा के नाम पर रखा गया है, जो भगवान जगन्नाथ, लॉर्ड जगन्नाथ की छोटी बहन है। तो भगवान जगन्नाथ की, लॉर्ड जगन्नाथ की छोटी बहन देवी सुभद्रा के नाम पे इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट टॉपिक है केंद्रीयकृत पेंशन भुगतान प्रणाली। तो केंद्रीयकृत पेंशन भुगतान प्रणाली को देख लेते हैं। 4 सितंबर 2024 को केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना 1995 हेतु केंद्रीयकृत पेंशन भुगतान प्रणाली, सेंट्रलाइज्ड पेंशन पे सिस्टम, पेमेंट्स सिस्टम के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। इस प्रणाली के तहत 1 जनवरी 2025 से पूरे भारत में कहीं भी किसी भी बैंक की किसी भी शाखा के जरिए पेंशन पाना संभव हो पाएगा। तो ये जो केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली लागू किया गया है, श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा, ये 1 जनवरी 2025 से लागू हो जाएगा और जो भी लोग होंगे इस पेंशन के उपयोगकर्ता, ये 1 जनवरी से किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से पेंशन ले सकेंगे। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली CPPS को मंजूरी प्राप्त होने से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के 78 लाख से अधिक EPS पेंशन भोगियों को इसका लाभ मिल सकेगा। यह प्रणाली पेंशन भुगतान आदेश PPO को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित करने की आवश्यकता के बिना पूरे भारत में पेंशन का वितरण सुनिश्चित करेगा। तो इससे फैसिलिटी, बहुत सारा फैसिलिटी लोगों को भी आसानी होगी और जो इसका संस्था है उसको भी अपना PPO दूसरे
कार्यालय में स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और फाइनली इसको सक्सेसफुली कर दिया जाएगा। भले ही पेंशन भोगी अपना स्थान बैंक या शाखा बदल देता हो तो भी पीपीओ का स्थानांतरण करने की आवश्यकता नहीं होगी, वो कहीं से भी अपनी लाभ पेंशन का ले सकते हैं। यह उन पेंशन भोगियों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी जो सेवानिवृत्ति के बाद अपने गृह नगर चले जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है कि केंद्रीयकृत पेंशन भुगतान प्रणाली जो है सेंट्रल पेंशन पेमेंट सिस्टम जो है, तो उसकी सुविधा 1 जनवरी 2025 से ईपीएफओ के वर्तमान में संचालित आईटी आधुनिकीकरण प्रोजेक्ट जिसका नाम है सेंट्रलाइज्ड आईटी इनबिल्ट सिस्टम 2.0 सेंट्रलाइज्ड आईटी इनेबल्ड सिस्टम 2.0 इसके तहत दिया जाएगा। अगला टॉपिक है केंद्रीय बजट। तो हम लोग केंद्रीय बजट को देख लेते हैं। 2024-25 में जो पेश हुआ है इससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। 23 जुलाई 2024 को केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण है, इन्होंने संसद में वर्ष 2024-25 का अनुमानित बजट प्रस्तुत किया है। वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तुत बजट का जो आकार है वो अनुमानित व्यय 48 लाख करोड़ है। 48,20,512 करोड़ का अनुमानित व्यय है। अप्रॉक्स में याद रखेंगे 48 लाख करोड़। वर्ष 2024-25 के लिए कुल प्राप्तियां भी 48,20,512 करोड़ रुपए अनुमानित की गई हैं। तो जितनी प्राप्ति है उतनी व्यय है 48 लाख करोड़। यदि कुल प्राप्तियों में से ऋण को निकाल दिया जाए तो कुल प्राप्तियां हो जाएंगी 32 लाख करोड़। तो अगर जो ऋण है जो कर्जे हैं उनको निकाल दिया जाए तो 32 लाख करोड़ कुल प्राप्तियां हो जाएंगी 32.07 लाख करोड़। तो कुल प्राप्तियां 32.07 लाख करोड़ अनुमानित है। ऋण को हटाने के बाद ऋण सहित लिया जाए तो 48 लाख करोड़ अप्रॉक्स है। वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार की जो कर प्राप्तियां हैं वो केंद्र को निवल कितनी है, तो वो है 25 लाख करोड़ है। 25.8 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। तो 25 अर्थात अप्रॉक्स में 26 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है कर प्राप्तियां। तो केंद्र सरकार को सिर्फ कर से टैक्सेस से इतना करोड़ रुपए मिल रहे हैं 25 लाख करोड़। ब्याज भुगतान जो है वो करीब 11 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है और राजस्व प्राप्तियां हैं 31 लाख करोड़ 37.16%। ब्याज भुगतान जो है वो राजस्व प्राप्तियां का 37.16% है। 11 लाख करोड़ जो ब्याज भुगतान है वो कुल राजस्व प्राप्ति जो 31 लाख करोड़ है उसका 37.16% है। 4 मुख्य जातीय समूहों पर ध्यान दिया गया है। तो 4 विभिन्न इस जो बजट 24-25 का है अनुमानित है जो पेश किया गया है उसमें 4 जातियों अर्थात 4 समूहों पर ध्यान दिया गया है जिसमें से पहला है फार्मर अन्नदाता, दूसरा है गरीब, तीसरा है युवा यूथ और चौथा है महिलाएं। तो अन्नदाता, फार्मर, गरीब पुअर, युवा यूथ और महिलाएं वोमेन, इन 4 जातियों पर प्रमुख और 4 समूहों पर ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 वर्ष की अवधि के लिए विस्तारित करते हुए 80 करोड़ रुपए से अधिक लोगों को लाभार्थी बनाया गया है। 80 करोड़ से अधिक लोग हैं, रुपए नहीं होना चाहिए, 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभार्थी इसका बनाया गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को। बजट को मुख्य रूप से रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई तथा मध्यम वर्ग पर विशेष रूप से केंद्रित किया गया है। और जो बजट पेश हुआ है उसमें रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई तथा मध्यम वर्ग पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है कि लोगों को रोजगार मिल सके। रोजगार के लिए कौशल की आवश्यकता होगी तो कौशल प्रशिक्षण पर ध्यान दिया गया है
और एमएसएमई छोटे लघु सीमांत जो उद्योग हैं उन पे ध्यान दिया गया है। वहीं तो अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हैं और जो मिडिल क्लास है मध्यम वर्ग उन पे भी विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। इस संदर्भ में रोजगार, कौशल प्रशिक्षण तथा अन्य अवसरों की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री की 5 योजनाओं तथा पहलों के पैकेज की घोषणा की गई है। और ये जो 5 पहल के पैकेज है उसमें है प्रधानमंत्री की इन 5 योजनाओं तथा पहलों के माध्यम से 5 वर्ष की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं को लाभ होगा। तो इन 5 योजनाओं के माध्यम से 5 वर्ष की अवधि में 4.1 करोड़ युवा में से लाभान्वित होंगे और इसके लिए केंद्रीय परिव्यय 2 लाख करोड़ का आएगा। तो 4.1 करोड़ युवाओं को लाभ मिलेगा और खर्च सरकार को 2 लाख करोड़ की आएगी। सरकार द्वारा इस वर्ष शिक्षा, रोजगार तथा कौशल प्रशिक्षण हेतु 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। तो भारत सरकार इस वर्ष शिक्षा और रोजगार के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। लगभग 1.5 लाख करोड़ 1.5 या 1.48, इसको शॉर्ट में 1.5 भी याद कर सकते हैं। तो 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है शिक्षा रोजगार के लिए। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि बजट का मुख्य विषय क्या था। तो बजट का मुख्य विषय था लोगों को रोजगार देना और रोजगार के लिए कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता है तो कौशल प्रशिक्षण देना। एमएसएमई छोटे सीमांत जो लघु उद्योग है उनको बढ़ावा देना और मध्यम वर्ग मिडिल क्लास के लिए पर भी ध्यान दिया गया था। बजट की जो प्राथमिकताएं हैं उसको देख लेते हैं। इसकी प्राथमिकताएं क्या है। तो इस बजट में सभी के लिए भरपूर अवसर का सृजन करने हेतु 9 प्राथमिकताओं के संबंध में सतत प्रयासों की परिकल्पना की गई है और ये 9 प्राथमिकताएं निम्नलिखित दी गई हैं। पहला था कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता। तो कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता को बढ़ावा दिया जाएगा। रोजगार और कौशल प्रशिक्षण होगा। समावेशी मानव संसाधन विकास तथा सामाजिक न्याय होगा अतः समानता। विनिर्माण, कंस्ट्रक्शन और सेवाओं पर ध्यान दिया गया। शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा और संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर, नवाचार, इनोवेशन, अनुसंधान और विकास, अगली पीढ़ी के सुधार। इन 9 महत्वपूर्ण बिंदुओं पे ध्यान दिया गया। कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता फर्स्ट जो था जिसपे कि जोर दिया गया है वो उसके बारे में जानते हैं। तो 10,000 आवश्यकता आधारित जो जैव आदान संसाधन केंद्र हैं वो स्थापित किए जाएंगे। तो जैव आधारित जो संसाधन केंद्र हैं बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर अर्थात कि जो बायो से ईंधन मिलती है उत्पादकता होती है तो उसके लिए एक सेंटर बनाए जाएंगे लगभग 10,000। झींगा ब्रूड स्टॉक्स, श्रिम्प्स ब्रूड स्टॉक हेतु न्यूक्लियस ब्रीडिंग केंद्रों का नेटवर्क स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त कराई जाएगी। तो झींगा ब्रूड स्टॉक बन सके उसके लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। प्रोत्साहन राशि जो झींगा ब्रूड स्टॉक है उसको न्यूक्लियस ब्रीडिंग केंद्रों का नेटवर्क स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है रोजगार और कौशल प्रशिक्षण। तो दूसरा पॉइंट है रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, उसको देखते हैं। रोजगार संबंध प्रोत्साहन अर्थात केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री पैकेज के एक भाग के रूप में रोजगार संबंध प्रोत्साहन एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव हेतु 3 योजनाओं को लागू किया जाएगा और ये कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ में नामांकन तथा पहली बार रोजगार पाने वालों को अभिचिन्हित करने तथा कर्मचारियों और नियोक्ताओं को सहायता प्रदान करने पर आधारित होगी। और ये 3 योजनाएं जो है निम्नलिखित है, नीचे दिया गया है। योजना का जो उसमें से है पहला है वो पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार जो रोजगार प्राप्त करने वाले कर्मचारी होंगे उनको 1 माह के वेतन का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण 3 किस्तों में किया जाएगा जो अधिकतम 15,000 रुपए का होगा।
इस योजना के अंतर्गत जो पात्रता होगी सीमा वो 1 लाख रुपए का मासिक वेतन होगा। पात्रता सीमा होगी 1 लाख रुपए का मासिक वेतन और 210 लाख युवाओं को लाभ इससे प्राप्त होने की आशा है, लगभग 2 करोड़ युवाओं को। योजना ख जो है विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन करना है। तो पहली बार रोजगार प्राप्ति करने वालों से संबंध है ये। प्रथम 4 वर्ष में अंशदान के लिए विशिष्ट पैमाने पर EPFO अंशदान के लिए कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। योजना जो ख है वो है कि विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन है। इसके बारे में देख लेते हैं हम। पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले से संबंध है यह। प्रथम 4 वर्ष में अंशदान के लिए विशिष्ट पैमाने पर EPFO अंशदान के लिए कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को प्रोत्साहन दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले 30 लाख युवाओं और उनके नियोक्ताओं को लाभ प्राप्त होने की आशा है। तो पहली बार जो रोजगार प्राप्त करने वाले हैं 30 लाख युवा और उनके नियोक्ताओं को लाभ प्राप्त होने की आशा है। पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले 30 लाख युवा और उनके नियोक्ताओं को लाभ प्राप्त होने की आशा है। योजना जो ग है नियोक्ताओं को सहायता, तो 1 लाख रुपए प्रति माह के वेतन के भीतर सभी अतिरिक्त रोजगारों की गणना की जाएगी। इसके साथ ही सरकार प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए नियोक्ताओं के EPFO अंशदान हेतु उन्हें 2 वर्षों तक 3,000 रुपया प्रति माह की प्रतिपूर्ति भी करेगा। इससे 50 लाख नौकरियों के सृजन होने की भी आशा है। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है कि सरकार जो है वो संवर्धित निधि गवर्नमेंट प्रोमोटेड जो फंड है उसकी गारंटी के साथ 7.5 लाख रुपए तक के ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा। इससे क्या होगा, तो प्रतिवर्ष 25,000 छात्रों को सहायता मिलने की आशा है। तो प्रतिवर्ष 25,000 छात्रों को सहायता मिलेगा इससे। नेक्स्ट पॉइंट है कि घरेलू संस्थानों में उच्चतर शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की जाएगी। तो जो घरेलू संस्थान है वहां पे उच्चतर शिक्षा के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रति वर्ष 1 लाख जो विद्यार्थी हैं उनको प्रत्यक्ष रूप से ऋण राशि के 3%, प्रति वर्ष 1 लाख विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष रूप से ऋण राशि के लिए 3% वार्षिक ब्याज छूट हेतु वाउचर दिए जाने का प्रावधान है। आगे देखते लेते हैं। अगला हेडलाइन है, अगला टॉपिक है कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम। तो कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है PM पैकेज चौथी योजना, इसके बारे में जानते हैं क्या है। 5 वर्षों की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। 5 वर्षों की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसका परिणाम है कि उन्मुख दृष्टिकोण के साथ हब और स्पोक मॉडल में 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन भी किया जाएगा। अगला पॉइंट तीसरा देख लेते हैं, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय को देखते हम तो पूर्वोदय जो है पूर्वी क्षेत्र के चहुमुखी विकास तथा पूर्वी क्षेत्र के प्राकृतिक निधि संपन्न राज्यों हेतु पूर्वोदय योजना, इसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश भी शामिल हैं। तो पूर्वोदय योजना में पूर्व के जो भी राज्य हैं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को शामिल किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अमृतसर से लेकर के पंजाब के अमृतसर से कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा और जिसमें कि बिहार के गया जो शहर है वहां पे एक औद्योगिक केंद्र का विकास भी होगा और अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर बनाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार में 26,000 करोड़ रुपए की लागत से पटना, पूर्णिया, बक्सर, भागलपुर, पटना, पूर्णिया, बक्सर, भागलपुर सहित अन्य सड़क संपर्क मार्गों का विकास किया जाएगा। तो बिहार में 26,000 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा पटना, पूर्णिया, बक्सर और भागलपुर को
जोड़ने के लिए सड़क बनाए जाएंगे और इसमें खर्च 21,400 करोड़ रुपए की लागत से आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि पीर 35 जो है, पीर 35 में 2400 मेगावाट के नए विद्युत संयंत्र की स्थापना की जाएगी। तो बिहार के पीर 35 में 2400 मेगावाट के नए विद्युत संयंत्र की स्थापना की जाएगी। बिहार के पीर 35 में 2400 मेगावाट के नए विद्युत संयंत्र की स्थापना होगी। 4 पॉइंट है विनिर्माण और सेवाएं। तो विनिर्माण और सेवाओं को देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं विनिर्माण और सेवाओं में। तो विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना। विनिर्माण और सेवा में विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना को देखते हैं। यह योजना जो है वो श्रम पार्श्विक या तृतीय पक्ष की गारंटी के बिना विदाउट कोलेटरल ऑफ थर्ड पार्टी गारंटी मशीनरी एवं उपकरण की खरीद के लिए एमएसएमईज को ऋण प्रदान करने हेतु प्रारंभ की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रत्येक आवेदक को 100 करोड़ रुपए तक की गारंटी कवर देने हेतु एक पृथक स्व-वित्त गारंटी निधि सेल्फ फाइनेंशियल गारंटी फंड बनाया जाएगा और ऋण की राशि इससे अधिक हो सकती है। तो एमएसएमई के लिए गारंटी के तहत प्रत्येक जो निवेशक होंगे, प्रत्येक जो आवेदक होंगे, उनको 100 करोड़ रुपए तक की गारंटी कवर भी दी जाएगी और उसके लिए अलग से एक गारंटी फंड का निर्माण किया जाएगा। एमएसएमई को ऋण के लिए नया निर्धारण मॉडल तय किया गया है। और मुद्रा ऋण जो है उसके बारे में देखते हैं। मुद्रा ऋण क्या है? तो मुद्रा ऋण के तहत तरुण जो श्रेणी है, तरुण अर्थात किशोर श्रेणी है, इसमें ऋण सीमा को परिवर्तन करके वर्तमान 10 लाख रुपए से बढ़ा करके 20 लाख कर दिया गया है। तो मुद्रा ऋण के तहत तरुण श्रेणी अर्थात युवा जो है, यंग जो लोग हैं, उनको जो ऋण दिया जाता था वो पहले 10 लाख था, अभी उसको बढ़ा दिया गया। बढ़ा के कितना कर दिया गया है? तो 20 लाख रुपए कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि खाद्य अविकिरण फूड इरेडिएशन और गुणवत्ता और सुरक्षा परीक्षण के लिए 50 एमएसएमई इकाइयां भी स्थापित की जाएंगे। तो फूड से संबंधित 50 इकाइयां बनेंगी। 50 एमएसएमई उद्योग का स्थापना होगा जो फूड को अविकिरण के लिए करेंगे और उनकी गुणवत्ता और सुरक्षा परीक्षण भी किया जाएगा इनके तहत। 100 जो है वो खाद्य गुणवत्ता तथा सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशालाएं भी स्थापित की जाएंगे। तो 150 तो एमएसएमई बनेंगे, छोटे मध्यम स्तर के उद्योग बनाए जाएंगे। फूड को अविकिरण करने के लिए, फूड का जो गुणवत्ता है उसको बरकरार रखने के लिए, सुरक्षा के लिए, और उसके साथ ही 100 प्रयोगशाला बनाया जाएगा इन खाद्य की गुणवत्ता का जांच करने के लिए। एमएसएमई तथा पारंपरिक कारीगरों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पादों को बेचने में सक्षम बनाने हेतु सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मोड में ई कॉमर्स निर्यात केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। ई कॉमर्स निर्यात केंद्र भी बनाए जाएंगे। संकट की अवधि के दौरान ड्यूरिंग स्ट्रेस पीरियड, तो संकट की अवधि के दौरान ड्यूरिंग स्ट्रेस पीरियड एमएसएमई को ऋण सहायता भी मिलेगा। एमएसएमई को ऋण सहायता मिलेगा संकट की अवधि के दौरान ड्यूरिंग स्ट्रेस पीरियड। आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्यों तथा निजी क्षेत्र की साझेदारी से 100 शहरों में संपूर्ण और संरचना के साथ निवेश हेतु तैयार प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्कों का विकास किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के तहत 12 औद्योगिक पार्क बनाए गए हैं। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के तहत 12 औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि महत्वपूर्ण खनिजों के घरेलू उत्पादन, पुनर्चक्रण और उनके ओवरसीज अधिग्रहण के लिए एक क्रिटिकल मिनरल मिशन बनाया जाएगा कुछ खनिजों के घरेलू उत्पादन के लिए। अगला टॉपिक है इंटर्नशिप अवसर या पीएम पैकेज, जो 5वीं योजना है, इसको देख लेते हैं। तो इंटर्नशिप अवसर या पीएम पैकेज का 5वीं योजना क्या है? तो 5 वर्ष की अवधि में 1 करोड़ युवाओं को शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप करने के अवसर उपलब्ध कराने की योजना है। तो 1 करोड़ जो युवा हैं वो टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप कर सकेंगे
कर सकेंगे और CSR निधियों के माध्यम से प्रति माह इनको 5,000 रुपये का भत्ता और 6,000 रुपये का एकालिक सहायता वन टाइम असिस्टेंस दिया जाएगा। तो इनको 5,000 रुपये प्रति माह भत्ता दिया जाएगा जो युवा इंटर्नशिप करेंगे 500 बड़ी कंपनियों में, और इनको 6,000 रुपये का वन टाइम असिस्टेंस सहायता भी प्रदान की जाएगी। कंपनियों से प्रशिक्षण लागत तथा इंटर्नशिप लागत का 10% अपनी CSR निधि से वहन करने की अपेक्षा है। तो कंपनियों से जो प्रशिक्षण लागत आएगा, इंटर्नशिप लागत आएगा, उसका 10% CSR निधि से वहन की जाएगी। पांचवा जो इसका पहल है वो है शहरी विकास। टोटल 9 थे, तो इसमें पांचवा देख लेते हैं शहरी विकास में क्या है। तो राज्यों के साथ मिलकर केंद्र सरकार द्वारा विकास केंद्रों के रूप में शहरों को विकसित करने हेतु सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो शहरों को विकास करने के लिए केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर के फैसिलिटी देगा। सिटीज एज ग्रोथ हब। 6 है ऊर्जा सुरक्षा। तो ऊर्जा सुरक्षा में देख लेते हैं। तो भारत लघु रिएक्टरों की स्थापना की जाएगी ऊर्जा सुरक्षा में, और भारत लघु मॉड्यूलर रिएक्टर का अनुसंधान और विकास बनेगा। सूक्ष्म और लघु उद्योगों को स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के लिए वित्तीय सहायता दिया जाएगा, और पीतल तथा सेरामिक सहित 60 जो क्लस्टर होंगे वहां पे पारंपरिक रूप से सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के निवेश ग्रेड ऊर्जा लेखा परीक्षा की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। अगले चरण में इसे 100 क्लस्टरों तक दोहराया जाएगा। फिर से देखते हैं। तो पीतल तथा सेरामिक सहित जो 60 टाइप के क्लस्टर होंगे वहां पे जो पहले से चला आ रहा है सूक्ष्म लघु उद्योग, उसके तहत पे ग्रेड ऊर्जा लेखा परीक्षा का निर्माण किया जाएगा और 100 क्लस्टर ऐसे बनाए जाएंगे। UASC ताप विद्युत संयंत्र जो है, UASC ताप विद्युत संयंत्र थर्मल पावर प्लांट्स NTPC और BHEL का एक संयुक्त उद्यम पूर्ण क्षमता वाले 800 मेगावाट के वाणिज्यिक संयंत्र की स्थापना करेगा। तो जो AUSC है इसका नाम है थर्मल प्लांट्स एक तरह का। NTPC और BHEL के माध्यम से मिलकर के ये 800 मेगावाट के वाणिज्यिक संयंत्र की स्थापना करेगा। 7वां है पॉइंट अवसंरचना। तो अवसंरचना को देख लेते हैं। अगले 5 वर्षों में अवसंरचना हेतु सुदृढ़ राजकोषीय सहायता बनाए रखने का प्रयास किया जाएगा, और अवसंरचना के लिए 11,11,111 करोड़ रुपए का प्रावधान GDP का 3.4% अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर पर कंस्ट्रक्शन पर किया जाएगा। GDP का 3.4% खर्च होगा 11 लाख करोड़ के आसपास। संसाधन आवंटन को सहायता प्रदान करने के लिए राज्यों को दीर्घावधि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है। तो रिसोर्स एलोकेशन को सहायता प्रदान करने के लिए राज्यों को दीर्घावधि ब्याज मुफ्त ऋण के 1.5 लाख करोड़ रुपए दिया जाएगा। साथ ही 25,000 ग्रामीण बसावटों को 12 मासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के लिए PMJSY का चरण 4 शुरू किया गया, ताकि हर गांव के सभी लोग ग्रामीण एरिया है वो रोड से कनेक्टिविटी प्राप्त कर सके। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का 4था चरण को भी लॉन्च किया जाएगा। काशी नेक्स्ट पॉइंट है कि काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के मॉडल पर विष्णुपद जो मंदिर है कॉरिडोर महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का विकास किया जाएगा। विष्णुपद मंदिर जो बोधगया में है, महाबोधि मंदिर ये भी बोधगया में है, तो इन दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाएगा। जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर बना है, उसी के तर्ज पे विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का विकास किया जाएगा। 8वां पॉइंट है नवाचार और अनुसंधान विकास। तो नवाचार और अनुसंधान विकास को देख लेते हैं। मूलभूत अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए नवाचार अर्थात इनोवेशन और जो भी अनुसंधान होता है, रिसर्च होता है, इसके संबंध में देखते हैं। तो अनुसंधान राष्ट्रीय शोध नीति अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड शुरू किया गया है, और 1 लाख करोड़ रुपए के वित्त पोषण पूल के साथ वाणिज्यिक स्तर पे निजी क्षेत्र प्रेरित अनुसंधान और नव प्रवर्तन को बढ़ावा देने की व्यवस्था की गई है।
इसके साथ ही अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था पर भी जोर दिया गया है। अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था जो होगा वो अगले 10 वर्षों में स्पेस इकोनॉमी को 5 गुना बढ़ाने हेतु 1000 करोड़ रुपए का एक वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाएगा। तो एक 5 गुना बढ़ा करके 1000 करोड़ रुपए लगेगा, एक वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाएगा ताकि इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा सके। 9वां और लास्ट है अगली पीढ़ी के सुधार। तो ग्रामीण और शहरी भूमि संबंधी कार्य किए जाएंगे। सभी भूखंडों के लिए अनन्य भूखंड पहचान संख्या, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। सभी भूखंडों के लिए अनन्य भूखंड पहचान संख्या, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर अथवा भू आधार जो है वो शहरी क्षेत्रों में GIS मैपिंग के साथ भू अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया जाएगा। तो सभी भूखंडों के लिए लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर या भू आधार शहरी क्षेत्रों में जितने भी शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पे GIS मैपिंग के तहत जो जमीन के अभिलेख हैं, जो जमीन से संबंधित हैं, वो सबको डिजिटलीकरण किया जाएगा। डिजिटली जमीन का मैप अवेलेबल होगा। वर्तमान स्वामित्व के अनुसार मानचित्र जो है वो उप प्रभाग का सर्वेक्षण किया जाएगा। और नेक्स्ट है कि भू रजिस्ट्री की जाएगी, लैंड की रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी ताकि सभी के लैंड ऑनलाइन अवेलेबल हों। कृषक रजिस्ट्री से भी जोड़ा जाएगा, कृषकों को भी रजिस्ट्री से जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कर प्रस्ताव। तो कर प्रस्ताव को देखते हैं। करों का सरलीकरण। कर जो है वो आयकर अधिनियम 1961 की समीक्षा की गई है और धर्मार्थ संस्थाएं, चैरिटीज एवं TDS का सरलीकरण किया जाएगा। मुकदमेबाजी और अपील में भी सुधार होगा और कर आधार में वृद्धि भी किया जाएगा। क्षेत्र विशिष्ट जो सीमा शुल्क है उसके प्रस्ताव को देख लेते हैं। तो व्यापार में आसानी होगी इससे। शुल्क में व्युत्क्रमण को हटाने, रिमूवल ऑफ ड्यूटी, इन्वर्सन और विवादों को कम करने के लिए कर संरचना की व्यापक समीक्षा की जाएगी। अर्थात व्यापार में क्या होगा तो आसानी होगी इससे, कर का सुधार करने से। जो रिमूवल ऑफ ड्यूटी इन्वर्सन है, जो शुल्क है उसको हटाने में मदद मिलेगा और जो विवाद है, लैंड से संबंधित जो विवाद है उसको भी कम करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है सीमा शुल्क या कस्टम ड्यूटी, इसमें परिवर्तन किया गया। तो जब सीमाओं पे सामानों का आदान प्रदान दूसरे देशों से होता है तो वहाँ पे कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है, तो उसमें भी कुछ परिवर्तन किया गया है। क्या किया गया उसको देखते हैं। तो किफ़ायती दवाइयाँ, कैंसर की 3 और दवाइयाँ जैसे कि ट्रैस्टुजुमैब, डेरेक्स्टेकेशन और सिमेटर्निब, डर्वालुमैब पर सीमा शुल्क से पूर्णतः छूट है। अर्थात कि जो दवाइयाँ आएंगी विदेशों से उस पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, पूर्णतः छूट होगी। तो इससे क्या होगा कि कैंसर के इलाज की जो दवाइयाँ हैं वो थोड़ा कम सस्ता दाम पर मिलेगी क्योंकि उसमें कोई भी कस्टम ड्यूटी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। मोबाइल उद्योग है नेक्स्ट। तो सीमा शुल्क में मोबाइल उद्योग पर भी कुछ छूट है। मोबाइल फ़ोन, मोबाइल PCBA चार्जर और BCD जो बेसिक कस्टम ड्यूटी उसको घटा करके 15% मोबाइल फ़ोन पे कर दिया गया, अर्थात मोबाइल थोड़ा सस्ता मिलेगा। घरेलू मूल्य संवर्धन, तो सोने और चांदी है उस पर भी सीमा शुल्क घटा दिया गया है और 6% और प्लेटिनम आदि पे 6.4% किया गया है। तो सोना और चांदी पर भी सीमा शुल्क घटा के 6% और प्लेटिनम पे 6.4% कर दिया गया है। वहीं समुद्री निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि की गई है। झींगा और फिश फीड पे BCD घटा करके 5% किया गया है। तो झींगा और फिश पर भी उसका निर्यात पर 5% कस्टम ड्यूटी को कर दिया गया है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात हो जाएगी। ऊर्जा जो स्रोत है उसमें बदलाव के लिए सहायता किया गया है। ऊर्जा स्रोतों में भी बदलाव, तो जैसे सोलर सेल है और पैनल है उसके विनिर्माण के लिए अधिक पूंजीगत वस्तुओं पे छूट दी गई है क्योंकि भारत में बहुत सारे सोलर घरों पे सोलर पैनल लगाए जाएंगे और सोलर के थ्रू जो ग्रीन ऊर्जा है उसको उत्पन्न किया जाएगा, इसलिए उसमें प्रयोग होने वाली सामग्रियों पर भी छूट दी गई है कस्टम ड्यूटी में। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र को बढ़ावा।
तो 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क से पूर्णतया छूट दे दी गई है और खनिजों की आयात पर भी सीमा शुल्क से राहत दे दी गई है। आगे देखते हैं प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव। तो प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव रखा गया है, इसमें क्या है डिटेल से देखते हैं कि प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव क्या है। अनुपालन जो कंप्लायंस है, इसका बोझ कम करने, उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देने और नागरिकों को कर राहत प्रदान करने के लिए प्रस्ताव दिया गया है। तो उद्यमशीलता की भावना अर्थात लोग ज़्यादा से ज़्यादा उद्यमी बन सकें, अपना खुद का उद्योग स्थापित कर सकें और नागरिकों को राहत मिल सके, इसके लिए प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव लाया गया है। पूंजीगत लाभ को तर्कसंगत बनाना। पूंजीगत लाभ को तर्कसंगत बनाना वित्तीय परिसंपत्तियों पर लघु अवधि के लाभों शॉर्ट टर्म गेंस पर 20% कर लगेगा। सभी वित्तीय और गैर वित्तीय जो परिसंपत्तियां हैं उन पे दीर्घ अवधि के लाभों लॉन्ग टर्म गेंस पर 12.5% का कर लगाया जाएगा और वित्तीय परिसंपत्तियों पर पूंजीगत जो लाभ होगी उसकी छूट सीमा को बढ़ा करके 1.25 लाख रुपया प्रति वर्ष किया जाएगा। तो जो वित्तीय परिसंपत्तियां हैं उसमें लाभ की छूट सीमा को बढ़ा दिया जाएगा और बढ़ा के 1.25 लाख रुपया प्रति वर्ष किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि जो निवेशक हैं तो निवेशकों के सभी वर्गों के लिए एंजल टैक्स जो एंजल टैक्स है उसको समाप्त किया जाएगा। घरेलू क्रूज चलाने के लिए अधिक सरल कर व्यवस्था को लागू किया गया है और विदेशी खनन कंपनियों और परिष्कृत जो हीरे बेचने वाले हैं उनके लिए सेफ हार्बर दरों का प्रावधान किया गया है। असद दर बनाए जाएंगे ताकि वो सेफली वहां से व्यापार कर सकें। विदेशी कंपनियों पे जो कारपोरेट कर की दर है वो 40% था, उसको घटा के 35% कर दिया गया है। तो निवेशकों के सभी वर्गों के लिए एंजल जो टैक्स था उसको समाप्त किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडिया में निवेश कर सकें और जो हीरा बेचने वाले लोग हैं उनके लिए सेफ हार्बर दर का भी प्रावधान किया जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है प्रमुख योजनाओं के लिए आवंटन दिया गया है। प्रमुख योजनाओं के लिए आवंटन तो योजनाएं हैं और उसके लिए कितना धनराशि निकाली गई है उसको देखते हैं, जारी की गई है। तो मनरेगा के लिए 24-25 में 86,000 है, उसके पहले था 60,000। अनुसंधान और विकास परियोजना के लिए अभी बढ़ा के 1200 हो गया है। नाभिकीय ऊर्जा के लिए भी बढ़ा के 22-28 हो गया। वहीं औषधि के लिए 21-43 हो गया। सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने के लिए हो गया 6903। सौर ऊर्जा को भी बढ़ा दिया गया, इसमें भी 10,000। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को बढ़ा के 1500 और IDI स्कीम को बढ़ा करके 3849 कर दिया गया है। आगे देखते हैं वित्त मंत्री की उपलब्धि। तो केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण हैं, जिनके द्वारा 23 जुलाई 2024 को संसद में वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्तुत किया गया। तो 23 जुलाई 2024 को इनके द्वारा बजट को पेश किया गया। यह इनके द्वारा प्रस्तुत लगातार 7वां बजट है। 6 पूर्ण बजट था और एक अंतरिम बजट था। कुल मिला के ये जो 23 जुलाई को पेश किया गया है बजट, ये 7वां बजट है। तो निर्मला सीतारमण द्वारा 23 जुलाई को पेश किया गया बजट जो है 7वां बजट है। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व CD देशमुख ही एकमात्र ऐसे वित्त मंत्री रहे हैं जिन्होंने लगातार 7 बजट, 6 पूर्ण और एक अंतरिम प्रस्तुत किए थे। तो निर्मला सीतारमण 7वां बजट पेश की हैं, 6 पूर्ण और एक अंतरिम, और इसके पहले जो CD देशमुख थे जिन्होंने लगातार 7 बजट पेश किया था उनको इन्होंने पूरा कर लिया है। हालांकि CD देशमुख द्वारा लगातार 7 बजटों में से प्रारंभ के जो 2 बजट थे, तो प्रारंभ के जो 2 बजट थे वो पहली लोकसभा के गठन वर्ष 1952 के पूर्व प्रस्तुत किए गए थे। तो उनका जो 7 बजट था उसमें से एक जो था वो लोकसभा के गठन के पहले ही प्रस्तुत किया गया था, जबकि जो शेष 5 बजट हैं उन्होंने पहली लोकसभा के गठन के बाद प्रस्तुत किए थे और शेष 5 बजट लोकसभा के बाद। इस प्रकार प्रथम लोकसभा के गठन के बाद लगातार 7 बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम दर्ज हो गया है।
तो लोकसभा गठन के बाद 7 बार लगातार पेश करने वाली निर्मला सीतारमण है सीधे देश में पेश किए थे, परंतु वो लोकसभा के गठन के पहले था। एक केंद्रीय बजट 2024-25 से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको देखते हैं। तो वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तुत बजट अनुमान कितना है, तो यह 48.21 लाख करोड़ 48.21 लाख करोड़ है, जिसका अर्थ होता है कि सरकार द्वारा कुल 48.21 लाख करोड़ रुपया का व्यय तथा इतनी ही राशि की प्राप्ति की जाएगी। तो जितना मिलेगा उतना खर्च किया जाएगा। कुल प्राप्तियों को यदि राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों में बांटा जाए तो कुल प्राप्तियों में से 64.91% अर्थात 48.21 लाख करोड़ में से 31.29 लाख जो करोड़ है वो राजस्व से मिला है। तो सबसे ज्यादा तो टैक्स से मिलता है 31.29 लाख करोड़, और जबकि शेष 35.09% अर्थात 16.91 लाख करोड़ रुपया है उसका पूंजीगत प्राप्तियों से मिला है। तो 48.21 लाख करोड़ में से 31.29 लाख करोड़ राजस्व से मिल गया और 16.91 लाख करोड़ पूंजीगत प्राप्तियों से है। ये परसेंट भी इम्पोर्टेंट है। तो कुल जो है बजट है जिस 48.21 लाख करोड़ का, उसमें से जो कुल प्राप्ति है राजस्व से वो कितना प्रतिशत है, कुल जीडीपी का कुल बजट का कितना प्रतिशत होगा, तो वो 64.91% होगा। 64.91% होगा। वहीं जो पूंजीगत प्राप्ति होगी वो कितना प्रतिशत होगा, तो वो होगा 16.91। दोनों में पॉइंट के बाद सेम है। तो 64.91 नहीं, इधर हो जाएगा 16.91 लाख करोड़ प्राप्त होगा, और जबकि 35.09%। तो उधर 64.91% और इधर हो जाएगा पूंजीगत प्राप्ति 35.09%। और वहीं अमाउंट का बात करें तो टैक्स से मिलेगा 31.29 लाख करोड़ और राजस्व पूंजीगत से मिलेगा 16.91। आगे देखते हैं कि इसी तरह कुल व्यय में से 76.95% जो है कुल खर्च होगा, जिसमें से 76.95% राजस्व खाते पे होगा। राजस्व खाते पे 37.09 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे राजस्व खाते पे, जबकि मात्र 11.1 लाख करोड़ रुपए ही पूंजी खाते पे व्यय करने का अनुमान है। अर्थात जितना राजस्व से मिला है उससे ज्यादा राजस्व पे खर्च होंगे, और जितना पूंजीगत से मिला है उससे थोड़ा सा कम पूंजीगत पे खर्च होगा। तो राजस्व पे खर्च कितने होंगे, 37.09 लाख करोड़ राजस्व पे खर्च होगा, 37.09 लाख करोड़। वहीं पूंजी खाते पर खर्च होगा 11.1 लाख करोड़। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा जिसको फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। बजट अनुमान 2024-25 में 16.13 लाख करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा अनुमानित है। राजकोषीय घाटा इस वर्ष की अनुमानित जीडीपी का 4.9% है। तो जितना जीडीपी है उसका 4.9% राजकोषीय घाटा है। वर्ष 2024-25 हेतु जो अनुमानित भारत का राजकोषीय घाटा है वो विगत वर्ष के अंतिम वास्तविक अनुमान 16.54 लाख करोड़ रुपए की तुलना में लगभग 40.36 हजार करोड़ रुपए कम है। तो जो पिछले बार अनुमानित था 16.54 लाख करोड़ रुपए, उससे थोड़ा सा कम है 40.36 हजार करोड़ रुपए, और इस बार अनुमान है कि 16.13 लाख करोड़ रुपए क्या होगा, तो राजकोषीय घाटा होगा, और लगभग 4.9% जीडीपी का। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट राजस्व घाटा देखते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट। तो वर्ष 2024-25 हेतु प्रस्तुत जो बजट में है 58.02 लाख करोड़ रुपए का राजस्व घाटा अनुमानित है, जो वर्ष 2024-25 हेतु अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 1.8% है। तो रेवेन्यू डेफिसिट 58 लाख करोड़ का होगा, तो जीडीपी का 1.8% है। तीसरा पॉइंट है प्रभावी राजस्व घाटा। तो प्रभावी राजस्व घाटा को देख लेते हैं। वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान में प्रभावी जो राजस्व घाटा है वो 1.89 लाख करोड़ रुपए
अर्थात जीडीपी का 0.6% अनुमानित है, जो पूर्व वर्ष 23-24 के अंतिम वास्तविक अनुमान 4.62 लाख करोड़ रुपए से लगभग 2.72 लाख रुपए कम है। इसको फिर से पढ़ते हैं। तो प्रभावी राजस्व घाटा जो वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान में प्रभावी राजस्व घाटा 1.89 लाख करोड़ रुपए था, उसका जीडीपी का 0.6% अनुमानित है, जो पूर्व वर्ष 23-24 के अंतिम वास्तविक अनुमान 4.62 लाख करोड़ रुपए से 2.72 लाख रुपए कम है। चौथा पॉइंट है प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट। इसको देख लेते हैं। तो प्राइमरी घाटा जो है, प्राथमिक घाटा प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा वर्ष 2024-25 में जीडीपी का मात्र 1.4% अनुमानित किया गया है और यह पिछले वर्ष 23-24 के अंतिम वास्तविक प्राथमिक घाटे की तुलना में लगभग 1.39 लाख करोड़ रुपया कम है। और ये चार्ट के माध्यम से दिखाया गया है घाटे की प्रवृत्ति और कर प्राप्तियों में रुझान, जीडीपी के प्रतिशत, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर और ये किस वर्ष में कितना राजस्व घाटा था, प्रभावी घाटा था और प्राथमिक घाटा था। 4 प्रकार के घाटा दिया गया है। राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा। इनको ग्राफ के माध्यम से दिखाया गया है। आगे देख लेते हैं हम लोग। तो सकल कर राजस्व जो है वो जीडीपी का 11.8% है। सकल कर राजस्व जो है वो जीडीपी का 11.8% है और प्रत्यक्ष कर जीडीपी का 6.8% है। वहीं अप्रत्यक्ष कर जीडीपी का 5% है। सकल कर जो है वो राजस्व जीडीपी का 11.8% है और प्रत्यक्ष कर 6.8%, जबकि अप्रत्यक्ष कर जीडीपी का 5% है। बजट अनुमान 2024-25 सकल कर राजस्व 38.40 लाख करोड़ रुपया है। उसका दिया गया है कि अप्रत्यक्ष कर कितना प्रतिशत था, प्रत्यक्ष कर कितना प्रतिशत है। तो अप्रत्यक्ष कर है 42.53%, प्रत्यक्ष कर 57.47% और सकल कर राजस्व जीडीपी के 11.8% है। शेष जो 3 कर राजस्व हैं, आयकर है, जीएसटी है और निगम कर है। तो 3 प्रकार के कर हैं, आयकर, इनकम टैक्स, जीएसटी और निगम कर। तो जो इनकम टैक्स है वो 11.87 लाख करोड़ रुपया है। बहुत सबसे ज़्यादा तो इनकम टैक्स ही है। उसके अलावा जीएसटी है, तो जीएसटी कितना है 10.62 लाख करोड़, जीएसटी 10.62 लाख करोड़ और निगम कर जो है वो 10.20 लाख करोड़ रुपया है। नेक्स्ट है आयकर इनकम टैक्स को देख लेते हैं। तो नई कर प्रणाली के अंतर्गत नए कर स्लैब के साथ पर्याप्त राहत का प्रस्ताव किया गया है और कर की दर निम्नानुसार है। और कर में तो सबसे ज़्यादा मिल रहा है गवर्नमेंट को इनकम टैक्स से है, उसके बाद जीएसटी से, उसके बाद निगम कर से। तो ये इनकम टैक्स का स्लैब दिया गया है, प्रति प्रस्तावित जो आय स्लैब है और कर की दर है और वर्तमान आय स्लैब है। तो 3 लाख रुपए तक जो कर की दर है वो शून्य रहेगी और 3 लाख रुपए 1 से लेकर 7 लाख रुपए तक 5% टैक्स देना होगा। और जो वर्तमान आय स्लैब है वो 3 लाख से 6 लाख तक था, लेकिन उसको 1 लाख बढ़ा करके 3 लाख से 7 लाख रुपए तक कर दिया गया। वहीं 6 लाख से 9 लाख रुपए तक 10% था, जिसको 1 लाख इसमें बढ़ोतरी करके हो गया है, प्रस्तावित किया गया है 7 से 10 लाख करोड़। नेक्स्ट है कि 9 लाख से जिसका 12 लाख था उसको 15% टैक्स देना है और इसको सेम रखा गया है 10 से लेकर के 12 लाख जो हो गया है उसको 15% देना है। वहीं 12 से जो 15 लाख रुपए तक टैक्स है उनको 20% देना है और 12 से प्रस्तावित है 12 से 15 तक 20% और 15 लाख से जो भी ऊपर होंगे उनको 30% का टैक्स देना है। तो ये सेम रखा गया है। 3 गो जो है 10 लाख से जो शुरू होता है उसके बाद 10 से 12, 12 से 15, 15 से ज़्यादा तो 15, 20, 30% दिया गया है, जबकि 3 लाख तक 0 है जो पहले भी था 3 लाख रुपए तक। और 3 से जो 6 लाख था उसको 1 लाख बढ़ा दिया गया और 3 से 7 कर दिया गया और वहीं 7 से 10 कर दिया गया। बस इतना अंतर आया है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं किया गया है जो प्रस्ताव पारित किया गया।
आगे देखते हैं मानक कटौती। तो वेतन भोगियों तथा पेंशन भोगियों को नई कर प्रणाली के अंतर्गत दी जाने वाली जो मानक कटौती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन है, उसको 50,000 रुपये से बढ़ा करके 75,000 रुपये किए जाने का प्रस्ताव है। तो वेतन भोगी पेंशन भोगियों को स्टैंडर्ड डिडक्शन से 50,000 से बढ़ा के 75,000 रुपये किया जाएगा। पारिवारिक जो पेंशन पर कटौती है, तो नई कर प्रणाली में पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15,000 से बढ़ा करके 25,000 कर दिया गया है। वहीं नई पेंशन योजना में गैर सरकारी जो नियोक्ता होंगे उनका अंशदान होगा। धारा 80 CCD में उल्लेखित पेंशन योजना में गैर सरकारी नियोक्ता के संबंध में अनुमत कटौती की राशि को कर्मचारी के वेतन के 10% से बढ़ा करके 14% किए जाने का प्रस्ताव है। अर्थात जो गैर सरकारी कर्मचारी हैं वो पेंशन में आ रहे हैं, तो उनका वेतन से जो 10% सरकारी का कट होता है, उनका 14% कट किया जाएगा। इसके अलावा नई कर प्रणाली में गैर सरकारी कर्मचारी को उनके वेतन के 10% के स्थान पर 14% तक की राशि की कटौती की अनुमति दी जाएगी। प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना 2024 जो है उससे संबंधित देख लेते हैं कि प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना कर संबंधी विवादों के निपटारे के लिए यह योजना शुरू की जाएगी। यह कर राशि पर विवादित ब्याज या जुर्माने के भुगतान में उदारता प्रदान करता है। प्रमुख योजनाओं के लिए आवंटन देख लेते हैं। तो प्रमुख योजनाओं के लिए आवंटन है, बजट अनुमान है 2024-25 का कितना दिया गया है। योजना का नाम है PM पोषण। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि किसमें कितना आवंटन किया गया। तो PM किसान, जल जीवन, प्रधानमंत्री आवास सड़क, PMJSY, प्रधानमंत्री आवास शहरी, गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण शहरी, जल जीवन इत्यादि विभिन्न योजनाओं पे खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो समग्र शिक्षा, सक्षम आंगनवाड़ी, राष्ट्रीय ग्राम आजीविका मिशन आजीविका, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, स्वच्छ भारत मिशन इत्यादि पे खर्च किया जाएगा। कुल सब्सिडी देख लेते हैं। तो बजट अनुमान 24-25 में कितना है, तो 42 लाख बजट अनुमान 24-25 का सब्सिडी, कुल सब्सिडी का बजट अनुमान कितना है, तो 4 लाख है, 4,28,422 करोड़। तो 4.2 लाख करोड़ रुपया है बजट अनुमान सब्सिडी का। तो 4.2 लाख रुपया कुल मिला के सब्सिडी दिया जाएगा सरकार के द्वारा लोगों को। तो खाद्य पे सब्सिडी, उर्वरक पे सब्सिडी, यूरिया सब्सिडी और LPG सब्सिडी दिया जाएगा। कुल मिला के खर्च आएगा 4.2 लाख करोड़ रुपया। और जिसमें से है 4.2 लाख करोड़ में से 2 लाख करोड़ तो खाद्य सब्सिडी मिलेगा और 1.6 लाख करोड़ उर्वरक सब्सिडी मिलेगा। वहीं 1.18 लाख करोड़ यूरिया सब्सिडी और 1.19 लाख करोड़ मिलेगा LPG सब्सिडी। यदि वित्त मंत्रालय को छोड़ दिया जाए तो बजट अनुमान 2024-25 में सबसे अधिक राशि जो है रक्षा मंत्रालय को आवंटित की गई है। तो वित्त मंत्रालय को अगर छोड़ दिया जाए तो सबसे ज़्यादा जो राशि है वो रक्षा मंत्रालय को दी गई है, जो समग्र खर्चे का जितना भी खर्चा हो रहा है उसका 12.90% है। तो 6 लाख करोड़ 6.2 लाख करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। लगभग 75 बिलियन US$ खर्च होगा रक्षा क्षेत्र में। जो समग्र व्यय है, जो भी भारत का बजट का खर्च है उसका 12.90% है, सबसे ज़्यादा है। बजट अनुमान 2024-25 में रक्षा मंत्रालय के लिए आवंटित जो राशि है वो वर्ष 2022-23 के लिए आवंटित राशि की तुलना में लगभग 1 लाख करोड़ रुपया 18.43% तथा वित्त वर्ष 23-24 की आवंटन से लगभग 4.79% अधिक है। तो जो ये खर्च है ये पिछले वर्ष के तुलना में अत्यधिक की जा रही है, 18.43% अत्यधिक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो मंत्रालयवार आवंटित राशि देख लेते हैं। रक्षा मंत्रालय पे कितना खर्च हो रहा है, तो 6 लाख करोड़ रुपये हो रहा है। सड़क परिवहन पे हो रहा है 2.7 लाख करोड़ और वहीं हो रहा है रेल पे हो रहा है 2.5 लाख करोड़, उपभोक्ता पे हो रहा है 2.2 लाख करोड़, गृह मंत्रालय पे हो रहा है 2.1 लाख करोड़। तो इतना सारा खर्च है, सबसे ज़्यादा रक्षा पे है।
इसके बाद आर्थिक समीक्षा है। तो आर्थिक समीक्षा 2023-24 है, इसको हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।